जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 मेरी संग की औरतें पढ़ाएंगे, जिसके लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी, जिसका जीवन परिचय हम आपको अपने पहले की वीडियो में पढ़ा चुके हैं तथा इस पाठ के कुछ पेज का व्याख्या भी आपको पहले के वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस भाग में लेखिका अपने बहनों के बारे में बताती है। तो उसकी जो बहन थी रेणु, वह जो है बीए का इम्तिहान देने की जब बारी आई थी तो वो अड़ गई थी कि पहले मुझे बताइए कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया तो कहती है, अगर मुझे यकीन आ गया कि इससे कोई फ़ायदा है तो मैं इम्तिहान दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। सबने तरह तरह के तर्क दिए थे, उसके पिता ने, उसकी माँ ने, ठीक है, लेकिन वह तैयार नहीं हो रही थी। फिर उसके पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, यानी अगर बीए नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे कर पाएंगे, शादी कर पाओगी, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो शादी कैसे होगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के उसके पिताजी ने ढेर सारे उनको तर्क दिया था ताकि वो बीए कर लें। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें, यानी जो उनके पिताजी ने तर्क दिए थे वो भी कोई भी तर्क विश्वास के योग्य नहीं था। विश्वसनीय यानी विश्वास के योग्य, और ना वो रेणु के विश्वास के योग्य था, ना उनके पिताजी के ही। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। यानी फिर लेखिका कह रही हैं कि अंत में हार मान के उनके पिताजी ने उसी कुतर्क का, यानी उसी ऐसे कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से, यानी बहुत पुराने समय से माँ बाप के काम आता रहा है। क्या कुतर्क था? यही कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और फिर रेणु ने बीए कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। यानी जो उनकी बहन थी रेणु, वो पिताजी के कहने पर बीए कर लिया, लेकिन बस एक पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। लेखिका की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा सच बोलती थी, लेकिन वो जो रेणु थी उनकी बहन, वो सच बोलने में उनकी माँ से भी आगे थी, यानी वो और भी ज़्यादा सच बोलती थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है, उसके जब वो सच इतना बोलती थी कि उस सच को सुनकर लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही होगी, और इसीलिए बिना मेहनत किए वह लोगों को हंसाए रखती थी। आज भी अगर उसे कोई इत्र यानी परफ्यूम भेंट करता था, गिफ्ट उपहार देता था, भेंट का अर्थ होता उपहार देना, ठीक है, कोई परफ्यूम यानी इत्र उपहार देता था तो कहती थी, नहीं चाहिए, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। यानी जो रोज़ नहाता है उसे इत्र नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वह ये चीज़ बोलती थी। तीसरे नंबर पर चित्रा है, यानी अब जो उनकी बहन थी वो तीसरे नंबर की बहन थी, जिसका नाम था चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। यहाँ पे शागिर्द का अर्थ होता है बच्चों शिष्य या चेला। तो जो उसकी बहन थी वह पढ़ने जब कॉलेज जाती थी तो वो खुद पढ़ने से ज़्यादा उसकी ज़्यादा दिलचस्पी किस में थी, लोगों को पढ़ाने में थी, और इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर जो थे, अंक बहुत कम आते थे, और उसके जो आसपास के लोग थे, उसके जो शिष्य थे जिसको पढ़ाती थी, ठीक है, उसके नंबर ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, ठीक है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह था कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है वह करके रहती थी, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। यहाँ वाकिफ़ का अर्थ है परिचित, जानकार, ठीक है। तो जब उसकी शादी का समय आया था चित्रा का, तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और लोगों के सामने ऐलान कर दिया, नहीं सबसे कह दिया कि शादी इसी से लड़के से करेगी।
उससे मुश्किल का अर्थ था कठिनाई। उस समय की कठिनाई थी माँ बाप की नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ यानी जानकार था, उसके निर्णय को जानता था कि वह जो एक बार कह देती थी, जो सोच लेती थी, उसे वह करके रहती थी। और इसी कारण उस लड़के की शादी उसी चित्रा से ही हुआ था। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, यानी कोई कठिनाई नहीं आई शादी होने में। आती भी क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात से ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल लिया। यानी जो चित्रा थी, लेखा की बहन, वह जब लड़के से मिली थी पहली मुलाकात में, तो उसने उन्हें बता दिया था कि जो वो सोच लेती है उसे कह करके रहती है। ठीक है, तो इसलिए लड़के ने इस शादी की बात को आगे नहीं खींचा और उन दोनों की शादी हो गई। लेखिका आप कह रही है कि हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। खिसकी का अर्थ होता है बच्चों सरकना या चुपके से चले जाना। ठीक है, उसकी जो सबसे छोटी बहन थी असला, वो जो है धीरे से चली जाती थी। ठीक है, यानी वो जो करती थी वो लोगों को पता नहीं चलता था। पिता का कहा मानकर पहले अरसास किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाया। यानी जो उसकी बहन थी असला, वह पिता के कहने पर अरसास से पढ़ाई किया, फिर पत्रकारिता में भी एडमिशन ले लिया और ढंग से पढ़ाई की थी और अच्छे से पास भी हुई थी और पिता की पसंद के लड़के से ही शादी कर ली थी। लेकिन उसके आगे जो लीक चली आई थी, जो परंपरा चली आई थी उनके यहाँ पहले से, उस पर वो नहीं चल पाई थी। घर बार में मन ज़्यादा रुचा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रुचा यानी पसंद से है, घर बार में उसकी जो मन जो है ज़्यादा नहीं लगा था। और मंजुल यानी लेखा की जो बड़ी बहन थी मंजुल, और उनकी तरह उम्र के 30 बरस पार करते करते ही उसे भी लिखने का रोग लग गया, यानी वो भी साहित्य की दुनिया में आ गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। लेखा कह रही है एक बात सब सारी बहनों में उसके एक सी थी, वो क्या था कि घर बार को यानी घर गृहस्थी को वो परंपरागत तरीके से यानी अच्छे से भले ही उन्होंने नहीं चलाया हो, लेकिन उसे कभी तोड़ने की भी कोशिश नहीं की। शादी एक बार की और उसे कायम भी रखा, यानी ये एक बार ही उनकी सारी बहनों ने शादी किया और उस शादी को अंत तक कायम रखी थी। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। यानी चाहे तलाक के कगार पर उनकी शादी आके खड़ी गई हो, लेकिन उस कगार को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन शादी को नहीं तोड़ा। शायद इसलिए कि यानी लेखिका उसका कारण बता रही क्यों, जैसा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यानी लेखिका कह रही है कि वो पहले अपने उपन्यास में लिख डाली थी एक विश्वास करने वाली चीज़ कि मर्द बदलने से यानी आदमी बदलने से, ठीक है, कोई प्रयोजन का अर्थ होता है, जैसे प्रयोजन का कहीं कहीं अर्थ उपयोग से लिया जाता है, कहीं प्रयोग से, कहीं व्यवहार से, अभिप्राय, मतलब। ठीक है, तो मर्द बदलने से व्यवहार नहीं बदल जाते हैं, अभिप्राय नहीं बदल जाता। ठीक है, तो इसलिए घर के भीतर रहते हुए भी अगर अपनी मर्जी से जी लो तो बहुत ज़्यादा होता है। अब लेखिका कह रही शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे से कस्बे, यहाँ पे कस्बे का नाम दिया गया डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग दड़बों में बैठते। ठीक है, अब लेखिका बता रही कि वो बिहार में जिस छोटे से कस्बे में रहती थी, वहाँ का जो नियम था वह चाहे पति पत्नी हो चाहे मर्द औरतें हो, अगर वो पिक्चर देखने जाते थे तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे, यानी एक साथ वो बैठ के पिक्चर नहीं देखते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी।
यानी जो लेखिका थी वो दिल्ली में जो एक कॉलेज था उसमें वो नौकरी करती थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँच गई थी और वो नाटक में अभिनय करने की शौकीन थी, यानी उन्होंने नाटक में भाग लेने का उन्हें शौक था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब ले क्या कह रही हैं कि वहाँ के जो चलन था उस चलन से वो हार नहीं मानी। क्या चलन था कि पति पत्नी हो या मर्द औरतें एक साथ पिक्चर देखने जाते थे या कोई काम करते थे तो बैठते नहीं थे। तो इस चलन से उन्होंने हार नहीं माना। साल भर के भीतर ही वहाँ के शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक में करने के लिए भी उन्होंने मना लिया और 4 साल तक उन्होंने कई नाटक किए। उस नाटक से उन्होंने अकाल राहत कोष जो होता है उसके लिए भी पैसा इकट्ठा किया था। वहाँ से निकले तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। यानी कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था बागलकोट, वो वहाँ पे पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। यानी जब लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में पहुंची थी तब उनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे उनके स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच गए रहे थे, पर वहाँ पे कोई ढंग का स्कूल नहीं था जिसमें वो बच्चे पढ़ सके। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। लोगों की राय पर यानी लोग के उस पे उन्होंने कैथोलिक बिशप वहाँ का वो था मेन सरकार थी, उनसे उन्होंने दरख्वास्त की थी कैथोलिक बिशप से कि उनके एक मिशन के तहत वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसीलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। जो कैथोलिक बिशप थे वो क्रिश्चियन थे, तो वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वह स्कूल खोलने में अपने आप को असमर्थ बता रहे थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार का अर्थ होता आग्रह, ठीक है। उन्होंने आग्रह किया कि गैर क्रिश्चियन जो बच्चे थे वो भी शिक्षा पाने लायक हैं। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाइए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता होगा। यानी उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमें यकीन दिलाइए कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया, नहीं यह सुनकर कि स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलेगा, लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। क्या लेखिका जो है गुस्से में बोली कि स्कूल को छोड़ दीजिए, किसी के बारे में यह यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, यानी कैथोलिक बिशप जो थे वो भी गुस्सा हो गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है, ठीक है। यानी वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय किया। यानी लेखिका कह रही है बात ये जो थी वो बहुत कड़वी थी पर 100% सच भी थी कि उन्हीं का वो था कि बच्चों को शिक्षा दिलवाया जाए, और सर के आगे उन्होंने सिर भी झुका लिया, और सच के आगे सर झुकाना और लेखिका की बचपन की आदत थी। और इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। लेखिका ने तय किया था कि वह खुद एक स्कूल खोलेगी जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ, ठीक है। और
मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। यानी वहाँ के अनेक कई ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनत करते थे। उन लोगों की मेहनत की वजह से, उन लोगों की मदद की वजह से लेखिका का यह व्रत पूरा हुआ कि उन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, जिसमें लेखिका के बच्चे तथा अन्य अफसरों के, वहाँ पे जो और भी लोग थे, बड़े बड़े अफसर थे, उनके भी बच्चे उस स्कूल में पढ़े। और बाद में वे बच्चे अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात का अर्थ होता प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। दाखिला का अर्थ यानी एडमिशन भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। यानी लेखिका कह रही ऐसे बहुत से मौका आया था जिसमें उनका जिद्दीपन दिखाई दिया था। ठीक है, यानी वो अपनी जिद में आके ऐसे बहुत से काम किए थे, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या था जिद्दीपन का, उनके उदाहरण उनका लेखन, यानी वो जो लेखन कार्य करती थी, जो लिखती थी, जो शुरू से उनके साथ रहा है। ठीक है, और जो लीक से यानी परंपरा से हट के चलता रहा है, और अपनी राह, उनकी जो लेखनकार थे वो खुद अपनी राह तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु को मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। यानी इतना सब होने के बाद भी लेखिका कह रही है वह अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं हो सकती थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। यहाँ लेखिका कह रही है कि एक 1950 के दौर की बात बता रही है कि इस रात जो है दिल्ली में बारिश हुई थी, और वह बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि 9 इंच तक पानी लग गया था। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता और तमाम यातायात ठप हो जाता है। ठप का अर्थ होता है बंद हो जाना। ठीक है, तो दिल्ली की जो खासियत थी, सबसे अच्छी बात क्या थी, यह थी कि अगर थोड़ा भी पानी बरसता था तो वहाँ के नाले में है, पर नालों में सब में बाढ़ आ जाती थी, पुल के नीचे पानी भर जाता था और बहुत सारे यातायात भी बंद हो जाते थे। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर रही थी। यानी जो बारिश हुई थी वो बहुत ही कयामत ढाने वाली बारिश हुई थी, और इसमें जो सरकारी दफ्तर थे, ऑफिस थे, उसके जो पहला तल्ला था उसमें फाइल जो थी पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। यानी इतना ज़्यादा पानी बरसता था कि कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चला, और इसी कारण जो है रेणु के जो स्कूल की बस थी वह भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। फिर उसकी बहन ने कहा रेणु ने कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। माने उनके घर के लोग जो रेणु के थे वो उन्होंने समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल का अर्थ होता मुनासिब या अच्छा। यानी जब उन्होंने प्रश्न किया कि स्कूल बंद है, आपको कैसे पता, तो इसका अच्छा जवाब, सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। लेके बता रही कि हमारे यहाँ भी फ़ोन था, स्कूल में भी फ़ोन था, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हुआ था कि वह फ़ोन बंद हो गया था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। यानी उनकी बहन रेणु जो थी वो अकेली ही पैदल स्कूल चल गई थी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई, और सबसे अच्छी चीज़ बात यह थी कि बारिश जो है बरस लेने के बाद बहुत ज़्यादा रुक गई। थम का अर्थ यहाँ पे रुकने से है। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। सड़कों पे भी पानी भरा हुआ था लेकिन पानी बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। यहाँ मलाल का अर्थ है बच्चों दुख, ठीक है, और रंज या पश्चाताप। ठीक, तो लेखिका की जो बहन थी रेणु, वो 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंच गई थी और उसने देखा कि वह बंद था।
और चौकीदार रेडू को देखकर बहुत दंग रह गया, यानी हैरान रह गया था कि वह इतनी बारिश में भी स्कूल चली गई। पर रेडू को कोई पछतावा नहीं था कि वह स्कूल बंद है। वह वापस 2 मील चलकर फिर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था कि तो उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ, आगे लेके क्या कह रही, सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव होगा उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। यानी यहाँ लेखिका कह रही है कि वह आज सोचती है तो उसको रोमांचित अनुभव होता है उस दिन की घटना को सोच के, जब उसकी बहन रेडू उस सुनसान भरे सड़क पर और जहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, अकेले अपनी धुन में सवार अपने मंजिल की तरफ चलती चली जा रही थी उसकी बहन। और उस घटना को सोचकर लेकिया जो है बहुत ही रोमांचित हो जाती है और सोचती है कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहाँ पूरा हुआ। यहाँ पे बताए गए शब्दार्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। इसका प्रश्न उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।